गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ, आवाज आपको आ रहा होगा और स्क्रीन शेयर किया गया जो रिवीजन शीट 1 है वो आपको दिख रही होगी। आई होप कि आपने ट्राई किया हुआ है और जो भी आपके डाउट्स हैं 1 बाय 1 उनको हम लोग डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कोई बताना है? Any doubt in first 5 problems of revision sheet 1, 5th? Okay. So question number 5th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि आपको एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ए बी दिया गया है, दोनों का मास 1 kg है, connected by a light spring of force constant 200 न्यूटन पर मीटर at their axis, और इसके बाद इस ट्रायंगुलर वेज पर रखा गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है अपने को, एंगल मेड बाय द लाइन ए बी विद द हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी। सो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, इस एंगल थीटा को अपने को पता करना है। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। आपने यही सब किया होगा और फिर आपको इश्यूज बने होंगे। सो लेट्स सॉर्ट देम आउट। लेट्स से एक ये फर्स्ट वाला ए ब्लॉक या ए सिलेंडर है, इस पर अगर आप फोर्सेस को ड्रॉ करोगे, फोर्सेस को, तो अपने को एक mg का फोर्स नजर आएगा डाउनवर्ड। यहाँ पर एक इंक्लाइंड सरफेस ऐसा जाता है रफली, देन विल फाइंड एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगा जो इसके सेंटर से पास करेगा, वो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। देन देयर विल बी स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ये जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन है यही अपने को पता करनी है। लेट्स से इस फोर्स का नाम एफएसपी है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा है, इसी थीटा को आइडेंटिफाई करना है। ओके, नेटवर्क का इशू चल रहा है आई थिंक। अभी साउंड आ रहा है तो मैं आगे कैरी कर दूं। यस सर। यस सर। तो फिर बॉडी डायग्राम आपने बनाया, एक फ्रिक्शन फोर्स भी अपने को दिखाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स इसके अलांग आएगा, अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा या किस डायरेक्शन में आएगा ये अपने को देखना है। सो सिंस यहाँ पर इक्विलिब्रियम बोला गया, इक्विलिब्रियम मींस इट हैज टू बी इन ऑल द इक्विलिब्रियम्स लाइक ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो mg का फोर्स सेंटर से पास कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी सेंटर से पास करेगा और स्प्रिंग भी सेंटर से अटैच्ड है, तो उन सब का टॉर्क 0 रहेगा। और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगा या डाउनवर्ड्स लगा तो इस सिलेंडर पर टॉर्क लगाएगा, इसको रोटेट कराएगा या फिर काउंटर क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, जो भी है। सो पॉइंट इज कि सिंस हम टॉर्क को 0 करना चाहते हैं, ये इंश्योर करेगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 रहनी चाहिए। तो ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम यू विल फाइंड कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फ्रिक्शन अपने को लगाना नहीं है, तो जो फोर्सेस दिख रहे हैं दैट्स ऑल फोर्सेस, उन्हीं फोर्सेस अपना काम चल जाएगा। इसके बाद लेट्स जस्ट नॉर्मलाइजेशन को हम लोग n1 पकड़ लेते हैं, ये थीटा 1 अपने को पता करना है। तो सिंस स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा होगा तो इसका रिजल्टेंट यहीं कहीं आएगा, और अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा का नहीं, इसको अपने को चेक करना पड़ेगा। इनफैक्ट हम हैंडल कर
को आगे प्रोड्यूस करा लो हॉरिजॉन्टल को, तो फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा। और ये इसके बाद हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट मस्ट बी ऑफ दीज टू इन दिस डायरेक्शन। अगर इनका रिजल्टेंट यहाँ पर आ रहा है तो क्या कोई एंगल अपने को पता चल रहा है? हाँ, अलग अपने को ये एंगल पता चल गया 90 माइनस थीटा टाइप। और बेटर वुड बी कि आप इसके कंपोनेंट्स करके अलग से डील कर लो। सो एक N1 है, एक SP है और एक MG है। इसके साथ साथ अपने को एक और जरूरत पड़ेगी दूसरे का FBD बनाने के लिए। तो सेकंड का FBD अगर मैं यहाँ पे बनाऊं सेपरेटली, तो उसमें भी स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, वही स्प्रिंग फोर्स आएगा। नॉर्मल फोर्स दिखाने के लिए अपने को एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा 30 डिग्री वाला। ये तो नॉर्मल फोर्स विल बी गोइंग लाइक दिस, इसके परपेंडिकुलर। इसको आप N2 नाम दे दीजिए और एक और फोर्स इस पर लगेगा mg। पॉइंट इज कि फ्रिक्शन अपना जीरो हो जाएगा। इसके बाद इन फोर्सेस को यूज करके हम लोग अपना आंसर बता सकते हैं। दोनों के मास बराबर है तो ये भी mg के बराबर आ जाएगा। नाउ अब आंसर कैसे निकालना है? स्प्रिंग फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों हटा दिया, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो नॉर्मल के कंपोनेंट्स कर लीजिए, कर सकते हो। कंपोनेंट्स करना अपने लिए थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। ये फोर्सेस को ज्वाइन, लेट्स अगर दोनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं तो n का कंपोनेंट पकड़ते हैं पहले। यहाँ पर मैं फिगर पे दिखाता हूँ। ये आपका N1 है, इसका कंपोनेंट हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जानना चाहते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा। इसका एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। ये जो कंपोनेंट्स आएंगे वो 60 डिग्री से डिसाइड हो रहे होंगे, क्योंकि अगर ये 60 था तो ये एंगल 60 डिग्री रहा होगा, तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री रहा होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ये एंगल 60 डिग्री रहा होगा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा N1 cos 60। दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी N1 sin 60। सिमिलरली ये स्प्रिंग फोर्स के हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा FSP cos थीटा, ये थीटा अपने को पता करना है। एक इधर जाएगा FSP sin थीटा। एन के कंपोनेंट हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिल चुके हैं। अब हम फोर्स बैलेंस बता सकते हैं। इस फिगर के कंपोनेंट्स को अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो N1 का एक कंपोनेंट इधर गया है और एक कंपोनेंट अपवर्ड भी गया। ये जो कंपोनेंट था वो N1 sin 60 था। इधर 60 एंगल चलेगा, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो 30 एंगल के अकॉर्डिंग हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास इक्वेशन बन रही है कि स्प्रिंग फोर्स cos थीटा की जो वैल्यू है वो N1 sin 60 के बराबर है। दूसरा इक्वेशन अपने पास आ रहा है स्प्रिंग फोर्स sin थीटा की जो वैल्यू है दैट, इसके साथ साथ एक और फोर्स ऐड करना पड़ेगा अपने को, N1 cos 60। दिस इज इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशन फर्स्ट वाले से FBD से आता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपना पर्पस हो गया। सिमिलरली दो इक्वेशन हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं दूसरी वाली फिगर से, और अपने को निकालना थीटा है। तो स्प्रिंग फोर्स से अपना कोई इंटरेस्ट खास नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं कि N1 को इस साइड लेकर के दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से tan थीटा मिल जाएगा। तो अगर हम डिवाइड करें डायरेक्टली तो कैसा लिख सकते हैं? tan थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी mg माइनस N1 cos 60 डिवाइडेड बाई N1 sin 60। अभी इशू क्या है कि अभी अपने पास थीटा है और N1 है, दो अननोन है, एक इक्वेशन है। थीटा भी निकालना है, N1 भी N1 अननोन है, उसको अगर रिमूव कर सके तो चलेगा। सिमिलरली अगर आप इसके जब कंपोनेंट्स निकालोगे तो इस पर भी अपने को कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा, और सिंस हॉरिजॉन्टल से थीटा पकड़ा था तो ये थीटा रहा होगा, तो ये कंपोनेंट आएगा FSP cos थीटा, डाउन साइड आएगा FSP sin थीटा। नॉर्मल के कंपोनेंट्स के लिए अब इसका सपोर्ट ले लीजिए। नॉर्मल हमारा इधर है, इसका एक हॉरिजॉन्टल लगना है, एक वर्टिकल लगना है। इसका नाम N2 रख लेते हैं।
रखा है, सो ये 30 रहा होगा तो ये 60 हो जाएगा। सर n1 को mg cos थीटा नहीं बोल सकते क्या? मतलब वही रहेगा ना n1 तो? n1 को mg cos नहीं बोल सकते ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी है ना यहाँ पे। n1 cos 60 mg के साथ sp स्प्रिंग का फोर्स भी लग रहा है वहां पर। अगर ये फोर्स नहीं रहा होता तो फिर हम कंपोनेंट करके ऐसा बोल सकते थे। हाँ सर समझा। और अभी n2 के अपने कंपोनेंट्स लगने वाले, तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा, तो उसके बेसिस पर अगर अब मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये बनेगा n2 cos 60। तो हॉरिजॉन्टल वाला cos 60 आएगा, तो इधर एक cos 60 आएगा, n2 cos 60 60 के टर्म में लिख दिया मैंने, ये n2 sin 60 है। बेसिकली स्प्रिंग फोर्स आने की वजह से अपने को दो फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करने पड़ रहे हैं, और एक mg है। मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया है, आप चाहो तो उसको अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कर लो। इन आइदर केस आपको दो फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे। अब देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होना चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस होने चाहिए। तो एक दूसरी इक्वेशन वहां से बनेगी। अगर इसकी इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिखते हैं, सो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आपको मिलेगी, स्प्रिंग फोर्स का cos थीटा वर्जन इज इक्वल टू n2 cos 60। और वर्टिकल कंपोनेंट आप लिखोगे तो उस पे आएगा f sp sin थीटा। mg को अगर उस साइड में ले जाऊं तो ये बनेगा n2 sin 60 माइनस mg। बेसिकली दिस टू इज इक्वल टू दिस, तो हमने mg को उधर किया तो नेगेटिव कर दिया, सो दैट अगेन हम लोग इसको डिवाइड कर सके और अगेन हम tan थीटा निकाल सके। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी n2 cos 60 n2 sin 60, इसको ऊपर रखना पड़ेगा, माइनस mg डिवाइड बाई n2 cos 60। कैलकुलेशन में थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, इसको न्यूमरेटर में रखा है, इसको डिनोमिनेटर में रखा है। अब देखो, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, दोनों को आप चाहो तो बराबर कर सकते हो। जैसे दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको n1 n2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, n1 और n2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। फिर अपने को अगर n1 n2 में एक दूसरा रिलेशन मिल जाएगा तो अपना पूरा काम भी हो जाता है। सो दूसरा रिलेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप चाहो तो पूरा फिगर एक साथ बना लो, कंबाइंड एफबीडी बना लो। जब कंबाइंड एफबीडी बनाओगे देन यू विल रियलाइज कि स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल फोर्स होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास एक तो ये बचेगा mg, यहाँ का एक mg बचेगा, और n के जो कंपोनेंट्स हम लोगों ने लिखे थे वही कंपोनेंट्स रहेंगे। सो इधर अपने को मिला था n1 sin 60 और इधर अपने को मिला था n1 cos 60। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड वाले में n2 के कंपोनेंट्स थे, एक इधर कंपोनेंट था n2 cos 60 और एक कंपोनेंट इधर था n2 sin 60। तो जब कंबाइंड एफबीडी बनाओगे तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ से अपने को डायरेक्ट पता चल जा रहा है, क्या पता चल जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस होने चाहिए। तो n1 cos 60 n1 sin 60 मस्ट बी इक्वल टू n2 cos 60। इससे एक बात पता चल गई कि इधर इसको लेकर क्या हो गया, tan 60 हो जाएगा, tan 60 √3 होता है, तो n1 √3 की जो वैल्यू है n2 के बराबर हो गया। तो पॉइंट इज कि यहाँ से n1 n2 की एक वैल्यू आ गई है। आप चाहो तो दूसरी इक्वेशन यहीं से भी निकाल सकते हो, ये एक एफबीडी को बनाने की जरूरत भी नहीं थी। वर्टिकल फोर्सेस जब बैलेंस करोगे तो अपने को पता चलेगा n1 cos 60 प्लस ये वाला फोर्स n2 sin 60 मस्ट बी इक्वल टू 2mg। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग n1 और n2 दोनों निकाल सकते हैं। एक बार n1 निकल के आया, n1 को वापस रख देंगे, थीटा निकल के आ जाएगा। n2 आया तो n2 को यहाँ रख दोगे तब भी थीटा निकल के आ जाएगा। सो मैंने बहुत ज्यादा इक्वेशंस बना दी। अब बेसिकली क्या कीजिए, ये दो इक्वेशन यूज कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दैट्स ऑल। फर्स्ट सेकंड से n1 n2 निकालेंगे, थर्ड में रख देंगे n1 की वैल्यू, दैट्स उस वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा। सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। cos 60 हाफ होता है, sin 60 √3/2 होता है, और ये √3 हम लोगों ने यूज कर रखा है, रिप्लेस करेंगे, आंसर आएगा। समझ में आ गया? वो थोड़ा सा लेंदी है। पहला पॉइंट था कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा, दूसरा पॉइंट था कि इसके एफबीडीज बना करके इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगानी है।
अगर आपको फर्स्ट 5 में कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आपसे कोई भी क्वेश्चन ना हुआ होगा तो आपको पूछना है, मैं आपको हिंट दे दूंगा या फिर कुछ आइडिया बता दूंगा। और ये थोड़ा सा लेंदी था, फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको फर्स्ट 5 में कोई और नहीं है तो 5 to 10 के बीच में एनी डाउट बिटवीन 5 and 10? 9th, 6 and 8। ओके, तो 6 के बारे में बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में दिखता है। ये बोल रहा है कि एक प्लेन इधर से जा रहा है और यहाँ से उसको ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। ये जो एंगल थीटा है ये बदल रहा होगा। इनफैक्ट जब ये आगे जाएगा तो थीटा की वैल्यू और कम हो जाएगी, और आगे जाएगा तो थीटा की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। किस रेट से थीटा डिक्रीज कर रहा है ये अपने को बताया गया। हाँ, नोट्स में भी ऐसा इक्वेशन किया होगा शायद, वो स्पॉटलाइट वाला। फिर भी मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूँ। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल अपने को थीटा मिल जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको आप एक्स पकड़ लीजिए, कंस्टेंट मोशन जैसा है। यू विल फाइंड कि जो dx by dt है उसकी वैल्यू v के बराबर हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस पोजीशन इज द वेलोसिटी। फिर इसके बाद इनमें आपस में एक रिलेशन निकाल सकते हो। कौन सा रिलेशन? अगर आप tan थीटा लगाओगे ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, सो परपेंडिकुलर इज h, हाइपोटेनस इज सॉरी बेस इज x, सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ना यहाँ से अगर आप h कैलकुलेट करना चाहो या बेसिकली x कैलकुलेट करना चाहो, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है, तो h cot थीटा बचेगा। ना अपने को पता क्या करना है, अपने को dx by dt पता करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो अपने को मिलेगा dx by dt इज इक्वल टू h, जो कि कांस्टेंट है, cos थीटा, cot थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा d थीटा बाई dt। ना ये जो माइनस d थीटा बाई dt बन रहा है वही रेट ऑफ डिक्रीज है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि जो v की वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी h cosec स्क्वायर थीटा माइनस d थीटा बाई dt। ये जो माइनस d थीटा बाई dt इसकी वैल्यू अपने को दी गई है 0.025। ये नंबर रिड्यूस हो रहा है इसलिए डिक्रीज वाले के साथ माइनस लगाएंगे। थीटा की वैल्यू अपने को दी गई है 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लोग 60 डिग्री डंप कर देंगे। h की वैल्यू हमको 8 किलोमीटर दी गई है, उसको भी रख देंगे, v की वैल्यू निकल आएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। आपका जो आंसर आएगा अगर ये वैल्यूज रखोगे तो किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सो डायमेंशन का यूनिट का ख्याल रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपने 8 पूछा है, तो 7th हो गया होगा। कंस्टेंट रिलेशन का समेशन t डॉट a इज इक्वल टू 0। 8 जैसा क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहता है कि आपको u का ग्राफ देगा, f का पूछेगा, या फिर f का ग्राफ देकर के u का पूछेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि f की जो वैल्यू होती है माइनस du बाई dx होती है। इसका मतलब माइनस स्लोप ऑफ u वर्सेस x। तो कभी भी आपको u वर्सेस x ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप, और उसका माइनस वर्जन निकालेंगे तो फोर्स बन जाता है। और जब कभी आपको ग्राफ्स दिए हो ना तो उसमें डिसाइड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हम 3 ऑप्शन को रिजेक्ट कर देते हैं, चौथा जो भी होता है एक्सेप्ट करते हैं। नो, अब देखोगे कि x1 तक चलते हो तो x1 तक हमारा ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट आएगा, स्लोप 0 आएगा। सिंस स्लोप 0 आएगा तो फोर्स 0 रहना चाहिए, तो x1 तक फोर्स 0 रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी x1 तक फोर्स 0 है, यहाँ पर भी x1 तक फोर्स 0 है, यहाँ पर भी x1 तक फोर्स 0, लेकिन यहाँ पर x1 तक फोर्स 0 नहीं है, इसलिए आप बोलोगे लास्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। एक स्क्रैप हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। x1 से लेकर के x2 तक ये ऐसा कर्व से नीचे आ रहा है, इसकी स्लोप अगर आप देखोगे स्लोप इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी।
तो फोर्स की वैल्यू कैसी आ जाएगी? फोर्स की वैल्यू नेगेटिव ऑफ द स्लोप होती है, तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस वाले रीजन में फोर्स पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये फोर्स हमारा पॉजिटिव है x1 से x2 तक। यहाँ पर x1 से x2 तक फोर्स नेगेटिव दिखाया गया, डाउन साइड है, इसलिए हम इसको स्क्रैप कर देंगे, ये आंसर नहीं हो सकता है। सो दो ऑप्शन खत्म हो गए। इसमें भी ये पॉजिटिव दिखाया गया, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो फोर्स बता रहा है ये फोर्स कांस्टेंट बता रहा है, जबकि हमको पता है कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप चेंज कर रही है। सो इसलिए ये कांस्टेंट आंसर नहीं हो सकता है, ये वेरिएबल आंसर हो जाएगा, इसलिए हम लोग ए को मार्क कर देंगे। सो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। 9th भी बेसिक क्वेश्चन है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप के पकड़ लीजिए, इसका k1 मान लीजिए, इसका k2 मान लीजिए। सिंस ये बैलेंस था, ये बोलेगा k x नॉट इज इक्वल टू w, जहां पर x नॉट इनिशियल एलोंगेशन है 9 सेंटीमीटर। ये लेट से कि x अमाउंट नीचे आता है, अगर ये x अमाउंट नीचे आएगा तो फिर दोनों में x x आएगा, तो टोटल फोर्स ऊपर लगेगा k1x प्लस k2x। कैसे? क्योंकि ये इसको पुल कर रहा होगा k1x से और ये k2x है, इसका वेट के बराबर आना चाहिए। अच्छा, दोनों का एलोंगेशन बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल रहना है। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है k1 प्लस k2 इंटू x, इसकी वैल्यू w आ रही है। x आपको निकालना है, w पता नहीं, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। नाउ हाउ टू गेट दिस x? तो आप चाहो तो दोनों को रिलेट कर लो, k1 प्लस k2 इंटू x मस्ट बी इक्वल टू w विच इज इक्वल टू kx नॉट। सो x की जो वैल्यू आएगी इट मस्ट बी इक्वल टू kx नॉट डिवाइड बाई k1 प्लस k2। अब ये k1 k2 k क्या है उसको पता कर सकते हैं। आपको पता होता है कि k लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, तो k अपॉन k1 की वैल्यू उनके लेंथ के रेसिप्रोकल में आएगी, तो ये 40 आएगा और ये 60 आएगा, दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को k1 पता चल जाएगा, k1 इज गोइंग टू बी 3k/2। सिमिलरली k2 निकालने के लिए k/k2 कर सकते हो, तो k2 की लेंथ 20, k की लेंथ 60, दैट इज 1/3। सो यहाँ से k2 की वैल्यू 3 की आ जाएगी। अब हम k1 k2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, k कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। एक मिनट में हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ये kx नॉट हो गया, k1 प्लस k2, इन दोनों को एड अप कर दो, 3k प्लस 3k/2 दैट इज बिकम्स 9k/2। k से k कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर आ जाएगा 2x0/9। अपने को ये बताना कि x की वैल्यू कितनी है, x नॉट अपने को पता है, x नॉट कितना है 9 सेंटीमीटर, तो अगर x नॉट 9 सेंटीमीटर होगा तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन वही आंसर। ये यूज करना था, स्प्रिंग का कांस्टेंट लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। बनता। इसके बाद आपने 9th पूछा था, मैंने 9th बता दिया, 8th पूछा था, 8 भी बता दिया, 6 भी बता दिया। 11 to 15 के बीच 15, 12, 13, तो 12 के बारे में बात करते हैं, फिर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, ये बोलता है कि रेन ड्रॉप्स जो है वो अल्फा एंगल पर आ रहे हैं। सो रेन ड्रॉप को हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि एक या फिर ये रेफरेंस लाइन है और यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप है और ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एक्चुअल है। तो इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक ये कंपोनेंट और आप पाओगे कि ये जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी वी साइन अल्फा और ये बनेगा वी कॉस अल्फा। दैट्स द वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअली। उसने बोला कि ये अल्फा एंगल पर आती हुई नजर आती है। अच्छा, इस पर्सन को, ये जो पर्सन है थीटा डिग्री पे जा रहा है,
इंक्लाइंड प्लेन पर। इसकी वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम लोग कंपोनेंट के टर्म में सॉल्व करें तो ये एंगल भी थीटा गिरेगा तो ये बनेगा v cos थीटा और ये बनेगा v sin थीटा। इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर पर्सन जब देखता है तो पर्सन को रेन ड्रॉप जो है 45 डिग्री पर आ रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो वेलोसिटी है वो रेन ड्रॉप की है और ये जो वेलोसिटी है वो पर्सन की है, तो पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप कैसा नजर आएगा। उसके लिए आप जानते हो कि पर्सन के रिस्पेक्ट में देखने के लिए पर्सन की वेलोसिटीज को रिवर्स डायरेक्शन में दे देते हैं, एक इधर दे देंगे और एक डाउन साइड दे देंगे। ना पर्सन की जो रिवर्स में वेलोसिटी आएगी वो आएगी v cos थीटा और इधर डाउन साइड जो आएगा वो v sin थीटा आएगा। अब रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, पर्सन हो गया। नट सेल में एक ऐसा नजर आएगा, तो जब नट सेल में वॉच करोगे तो इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। डाउनवर्ड तो अपने को समझ में आ रहा है क्योंकि दोनों ऐड अप हो रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल में ऐसा भी हो सकता है कि राइटवर्ड्स आ जाए या फिर लेफ्टवर्ड्स आ जाए, तो आप दोनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको राइटवर्ड मान ले रहा हूँ और माइनस v cos थीटा होगा और इसके आगे प्लस माइनस लगा सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव को भी कंसीडर कर रहा होगा। डाउन साइड कितना अपने को मिल रहा है v sin थीटा प्लस vr cos अल्फा। क्वेश्चन सेज कि इस बंदे को ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर आते हुए नजर आते हैं, दैट मींस ये एंगल 45 है। तो अगर ये वो एंगल 45 होगा इसको मतलब दोनों कंपोनेंट्स कैसे रहेंगे, इक्वल। दोनों कंपोनेंट को इक्वेट कर देते हैं, दैट मींस v cos थीटा प्लस vr cos अल्फा। we'll check them. Yes, cos alpha is equal to plus minus vr sin alpha minus v cos alpha, cos theta basically। थीटा अल्फा का ख्याल रखना है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। लेट्स अगर आप प्लस लेते हो, प्लस साइन लेते हो, तो ये वी आर कॉस अल्फा, वी आर को एक तरफ कर लो, बी को एक तरफ कर लो, ये इधर आएगा तो वी कॉमन हो जाएगा। तो गलत हुआ है, कॉस थीटा दो बार कैसे है, एक साइन थीटा भी तो होना चाहिए। what I did is v cos गलत लिख दिया था, ये v sin थीटा होगा, v sin थीटा ये वाला टर्म लिखना था, इज इक्वल टू दिस। हाँ, तब से आप जब v कॉमन लोगे तो अपने को मिलेगा दिस v sin थीटा प्लस cos थीटा आ जाएगा, प्लस वाले साइन के लिए इधर अपने को मिलेगा वी आर कॉमन लेने के बाद sin अल्फा माइनस cos थीटा और cos अल्फा बेसिकली। सो v की वैल्यू अपने को मिल रही है वी आर sin अल्फा माइनस cos अल्फा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस cos थीटा। चेक कीजिए कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर हम माइनस लेकर के ट्राई मारेंगे। आप देखोगे कि sin अल्फा हमको वी आर निकालना था, रेन की वेलोसिटी निकाल ली तो उल्टा कर दिया। सो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप चाहिए था तो वी आर यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो वी आर की वैल्यू आएगी v sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई sin अल्फा माइनस cos अल्फा। और इससे अपने को पता चल जा रहा है कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या है। अब देखोगे सी ऑप्शन आपको मैच करता हुआ नजर आ जा रहा है। सो पॉइंट इज कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन को निकालेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन को निकालेंगे, फिर मैन के रिस्पेक्ट में रेन को निकालेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट जिधर आ रहा है उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर दोनों को रिलेट कर लेंगे। इसमें थीटा अल्फा देकर के अब से ज्यादा काम करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने पूछा है, ये बोल रहा है इसको रिलीज करते हो तो ये किसी हाइट तक जाएगा या डेप्थ तक जाएगा या डिस्प्लेसमेंट जाएगा, कितना मैक्सिमम जाएगा नीचे अपने को पता करना है। मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट नीचे वन पोजीशन पे टोटल एनर्जी 2 को रेफरेंस ले लो,
तो वन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी रही होगी वो mgx रही होगी। जब 2 पर आते हैं तो सिंस यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी नहीं। अच्छा, फर्स्ट लोकेशन में दोनों स्प्रिंग रिलैक्स थी, इसलिए स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं थी। जब आप सेकंड पोजीशन पर आओगे तो उस समय स्प्रिंग के पास एनर्जी होगी। ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गई होगी x अमाउंट से, क्योंकि ये नीचे x गया है, और दूसरा स्प्रिंग x से कंप्रेस हो गया होगा। तो फर्स्ट के पास आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, सेकेंड के पास आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस स्प्रिंग। इट्स ओवर। यहाँ से अपने को पता चल जा रहा है कि ये के एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है mg/k। सो कितना मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा वो अपने को पता चल गया। मैक्सिमम एलोंगेशन इज गोइंग टू बी mg/k। ऐसा कोई ऑप्शन हो उसको मार्क कर देंगे। सी ऑप्शन नजर आ रहा है। और इसने लिख भी दिया था कि मोमेंटरली रेस्ट पर आता है, इसको तो यहाँ पर भी रेस्ट पर है, यहाँ पर भी रेस्ट पर, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स 13th। ये भी ऑप्शन भी 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ और नंबर होना चाहिए बाय द वे। एनीवे, सी mg/k जहाँ भी लिखा होगा उसको मार्क कर दोगे। सो 11 to 15 में कोई और, अगर नहीं है तो 16 to 20 में कोई क्वेश्चन। फिफ्टींथ पे एक अच्छा सवाल है। 15th is also good one। 15 के बाद 16 and 19। अब 15 से इसकी पार्टिकल्स का x ये दिया गया, y ये दिया गया, और अपने को बताना है कि उसके वो किस तरह की ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है। पाथ के बारे में बात करना है ना। हम लोग जानते हैं ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए जो वेरिएबल होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम sin ओमेगा t निकाल लेंगे। sin ओमेगा t की वैल्यू आएगी x/a। सेकंड से हम लोग cos ओमेगा t निकाल सकते हैं। जब हम लोग cos ओमेगा t निकालेंगे तो cos ओमेगा t की वैल्यू आएगी 1 माइनस y/a। स्क्वायर और ऐड कर देंगे। स्क्वायर ऐड करने से राइट लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा। यहाँ बनेगा x² / a² प्लस a माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a²। सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, x² प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। x माइनस y माइनस a लिखो या फिर a माइनस y लिखो, बात बराबर है क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। तो ये उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। आपको बताया गया होगा कि इस तरह की इक्वेशन जब होती है तो उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। तो एक सर्कल है, और एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, जिसका सेंटर 0,a। तो अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बता सकते हो कि 0,a सेंटर वाला सर्कल, दैट मींस समवेयर हियर, ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा सर्कल। सो दैट्स सेंटर। सो आपका जो पार्टिकल है वो सर्कल पे चल रहा है और सेंटर यहाँ पर कहीं है। Now trajectory of the particle is parabolic, you said no. Elliptical, you said no. Trajectory is such that the distance moved by the particle is proportional to the time. ये चेक करना पड़ेगा। D बोलता है trajectory of the particle is equidistant from the point of origin। हाँ, हम जानते हैं कि इस सेंटर से इसका हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है, लेकिन सेंटर हमारा ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन से इसके हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बराबर नहीं है, कुछ पॉइंट ओरिजिन पर ही है, कुछ पॉइंट ओरिजिन से काफी दूरी पर है। तो अपना ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है। इसका मतलब सी जो होगा वही हो जाएगा। अगर सी को निकालना भी है तो हम लोग निकाल भी सकते हैं कि सी क्या करेक्ट बोला है। तो डिस्टेंस मूव बताना है अपने को, टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है या नहीं। डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि डिस्टेंस निकालो और देखो कि क्या वो टाइम के साथ आता है। डायरेक्टली टी का फंक्शन आता है, यानी डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टी। सर वो यूसीएम रहेगा तो करेक्ट ही रहेगा ना वो तो। फिर आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चलता है तो इसका मतलब वीटी के बराबर आता है डिस्टेंस।
और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते कि v कांस्टेंट है तो फिर ये वैलिड हो जाएगा। हमको प्रूफ करके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इससे तो अपने को ये पता चला कि ये सर्कुलर मोशन है, बट वेदर से यूनिफॉर्म। सो टू चेक वेदर से यूनिफॉर्म क्या कर सकते हो आप, वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे vx की वैल्यू आएगी dx/dt। dx/dt मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा a sin ओमेगा t का आएगा ओमेगा cos ओमेगा t। फिर आप vy कैलकुलेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे dy/dt। क्योंकि इससे केवल आपको ये पता चला सर्कल है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए अपने को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको ए सी डी आंसर नहीं मिला तो इसलिए सी लगा, ए बी डी नहीं मिला इसलिए सी लगा सकते हो। इसको जब फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड आएगी अंडर रूट ए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो इसका अपना आंसर बन जाएगा ए ओमेगा। अब देखो v की जो वैल्यू आ रही है वो ए ओमेगा आ रही है, इसका मतलब टाइम से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस कांस्टेंट है। नाउ दिस विल कंक्लूड कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सिंस ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए डिस्टेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टाइम डायरेक्टली, ऐसा क्लेम कर सकते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। तो अपने 16th पूछे, force normal force exerted by the wall by the left wall on the cylinder B। तो ये कहानी क्या है वो बता था। एक ये सिलेंडर और ये किसी बड़े चैम्बर में रखा गया, बॉक्स के अंदर रखा गया, सो दैट कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है जैसा अपने को दिख रहा है। इनके मासेस वगैरह दिए गए हैं और इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम में दिखता है, ये पे पूछा जा सकता है अगर पेपर टफ रहेगा। सो करना क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं। एक तो BDAC में बना सकते हैं, ए और बी को एक साथ लगा करके। अब देखोगे ये वॉल इस सिलेंडर को फोर्स दे रहा होगा, ये इस सिलेंडर को फोर्स दे रहा होगा। केवल हम सिलेंडर का FBD बनाते हैं, बॉक्स को अलग कर दिया। आप देखोगे कि यहाँ पर एक नॉर्मल रेशन और भी लग रहा होगा, बाकी इसका अपना mg एक्ट कर रहा होगा, इसका अपना mg एक्ट कर रहा होगा। दीज विल बी द फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू और ऑन दिस ए एंड बी कंबाइंड टुगेदर। यहाँ का जो इंटरनल फोर्स है उसको अभी हम लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। अपने को ये पता होगा कि ये m1g है और ये m2g है। लेट्स से इसका नॉर्मल रेशन n है, ये n1 है, ये n2 है। अपने को n1 निकालना है। यहाँ से अपने को कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी, जैसे कि n1 की वैल्यू n2 के बराबर होनी चाहिए। दूसरा n की वैल्यू जो आनी चाहिए वो टोटल वेट को बैलेंस करना चाहिए, दैट मीन्स इट मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2g या m1g प्लस m2g, जो भी आप लिखना चाहो। आप पाओगे कि अभी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन है नोन, एक n1 अननोन है, एक n2 अननोन है, एक n अननोन है। सो n1 n2 में एक रिलेशन और चाहिए लगेगा। इसको पता करने के लिए आप b का BD बना सकते हो। मैं b का BD बना देता हूँ कि इस तरह से दिखेगा। b का BD में इधर एक n1 लगने वाला है, लगा देंगे। फिर इधर एक n लगने वाला है, इसको भी लगा देंगे। अब a स्क्वायर एक फोर्स लगा रहा होगा, वो भी लगा देंगे। इसका अपना खुद का mg होगा, वो भी अप्लाई कर देंगे। सो लेट्स कॉल इट b को m2g बोल सकते हैं, तो ये m2g था और ये n था, ये आपका n1 है। इसी n1 को पता करना, ये नया फोर्स आ गया, लेट्स कॉल n डैश। इस पर भी फोर्स बैलेंस करना है, दैट्स ऑल, नथिंग न्यू। द ओनली थिंग इज कि इसके कंपोनेंट्स लगेंगे अपने को। सिंस कंपोनेंट्स लगेंगे तो एंगल लगेगा। लेट्स से ये एंगल थीटा है, अगर कोई हमको ये थीटा एंगल बता देता है तो हम इसको n डैश साइन थीटा बोल देंगे, इसको n डैश कॉस थीटा बोल देंगे और इक्वेशन बना लेंगे। क्या इक्वेशन बना लेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर होने चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस बराबर होने चाहिए, और दो इक्वेशन आएंगे, n डैश गायब हो जाएगा, n1 n2 में रिलेशन और आ जाएगा। लेकिन इसके लिए थीटा अपने को लगने वाला है, तो थीटा के लिए थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ मैं। थीटा को बनाने के लिए एक ट्रायंगल अपने को लगेगा। सो
लेट्स से सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी है और ये इसका परपेंडिकुलर है। आप पाओगे कि बी से सेंटर के बीच की दूरी इसकी रेडियस है डी, तो इसकी रेडियस आएगी डी, इसकी रेडियस आएगी 1.5 डी, तो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 डी। क्योंकि ये डायमीटर्स हैं, 3D है तो रेडियस का हाफ होगा, 2D है तो रेडियस का हाफ हो जाएगा। अच्छा, अपने को ये बेस वाली डिस्टेंस लगेगी, टोटल है 4.5। यहाँ तक इधर आप देखोगे तो डी गायब हो जाएगा, और यहाँ तक देखोगे तो ये 1.5 डी गायब हो जाएगा, तो 2.5 डी कम कर देंगे तो 2D बचेगा, तो ये 2D हो जाएगा। थीटा इस एंगल को बताया गया, हो गया। तो अपने को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी लगता है यहाँ से बता देंगे। यहाँ से साइन थीटा बहुत इजीली निकल के आ रहा है, परपेंडिकुलर विच इज 2D डिवाइड बाय हाइपोटेनस विच इज 2.5D, तो ये 5/2 हो गया, तो ये 4/5 के बराबर आ गया। साइन थीटा का 4/5 आ रहा है, यानी 37 डिग्री के बराबर आ जा रहा है। आपको थीटा मिल गया, इसके फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बैलेंस कीजिए इस इक्वेशन के साथ यूज करना। वैसे अब इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि अपने को n1 चाहिए, तो यहीं से निकल करके आ जाएगा, एंड इसको गायब कर देंगे, अपना आंसर बन जाएगा। और भी अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में करना चाहो तो आप इन फोर्सेस का रिजल्टेंट इसकी डायरेक्शन में भी पकड़ सकते हो, दैट विल आल्सो डू द जॉब, वरना कंपोनेंट से भी आ जाएगा। एबीडी चाहो तो आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद इनको सॉल्व करने का। और एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, क्योंकि अगर आ गया गलती से तो आप सॉल्व कर पाएंगे। n डैश cos थीटा विल बी इक्वल टू n1, n डैश cos थीटा नीचे की तरफ है, सो क्या बनेगा अपने लिए, हॉरिजॉन्टल पहले फोर्स बैलेंस कर देते हैं। n1 की वैल्यू अपने पास आएगी n डैश sin थीटा, और वर्टिकल फोर्सेस विल से कि n अपसाइड है, n की वैल्यू आएगी m2g प्लस n डैश cos थीटा। अब यहाँ से n डैश को डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, mg को अगर इस साइड लेके आओ, और n1 n में रिलेशन आ जाएगा, n आपको पता चल चुका है, उसको रखेंगे तो n1 निकाला जा सकता है। आइडिया समझ में आ गया होगा, बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर भी आएगा। नेक्स्ट जो आपने पूछा है वो 19th है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। 17 आपको समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर भी होती है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर भी होती है, तो रिजल्टेंट 3 में आएगी, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं। 18 तो जैसे 1 में आएगी ना, एक्सेलरेट कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना। नहीं, आपका व्हीकल जब चलता है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया हुआ है ना, कार चलती है, बाइक चलती है, कोई भी चलता है, तो जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लगता है। किसी भी व्हीकल को एक्सेलरेशन फ्रिक्शन ही दिलाता है। The friction on the tires of a car acts in the forward direction. That's why the car accelerates. Resultant friction. उन व्हील्स पर जो इंजन चलाते हैं फॉरवर्ड लगता है, जो फ्री होते हैं उनमें बैकवर्ड लगता है। सिंस एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब इंजन चला रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट। और एक सेंटीपिटल का रिक्वायरमेंट आएगा, रिजल्टेंट 3 की डायरेक्शन में जाएगा। अगर रिटार्ड कर रहा होता तो फिर 1 की डायरेक्शन में आता, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तो फिर 2 की डायरेक्शन में आता, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता, क्योंकि अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं रहेगा। सो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन के टाइम पे 3 पर आएगा, रिटार्डेशन पे 1 पे आएगा, और कांस्टेंट स्पीड केस में 2 पर आएगा। 18th को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने। 19th में पूछा गया वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपको निकालना है। So work done by the friction is going to be equal to, you can go for ये momentarily रेस पर आ रहा है, रेस से रिलीज किया गया है, तो कितना नीचे आया ये पता कर लो, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आंसर मैच नहीं हो रहा सर इसमें। तो मैच हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, माइनस mgh। हाउ मच द h is this distance,
कैन यू फाइंड दैट? यस ऑफ कोर्स। ये r है तो ये बनेगा r cos थीटा, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? माइनस एन जी आर कॉस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री इज √3/2। ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया होगा? लास्ट ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है। आंसर चेक कर लीजिए, लास्ट देना चाहिए उसको। ट्वेंटियथ भी एक अच्छा सवाल है। इसमें डिस्टेंस जब कोई पूछता है तो अपने को देखना पड़ता है कहाँ वेलोसिटी जीरो हुई है, कितने टर्न्स लिए हैं, फिर वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को यूज करके ऐड करके बताते हैं। तो अगर 20 तक आपके कोई पास नहीं बचा है तो 21 से 25 के बीच में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ट्वेंटी 22nd भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे बदलता है। ये भी आपने कर लिया होगा। जब कभी u वर्सेस x आता है तो एक फॉर्मूला होता है f = -du/dx, बस उसी का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अब यहाँ भी देख रहे हो कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज आ रहा है। और इसमें आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो -kx टाइप का आ जाएगा, इसको तो SHM जैसी कहानी बन जाएगी। एनीवे अब 25 पूछते हैं तो 25 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सेज कि ये स्टोरी है। ये एक टेबल है, टेबल में एक पिन होल बनाया गया, उससे एक स्ट्रिंग नीचे हैंग कर रही है और उसका पोर्शन यहाँ पे सर्कल पे चल रहा है। आपसे बोलता है कि कैपिटल M को अनचेंज रखा जाता है, तो इसका जो टेंशन होगा वो mg के बराबर आएगा, तो t की वैल्यू mg रहेगी, कैपिटल mg। अच्छा, ये जो टेंशन होगा वही सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा, तो इसकी वैल्यू mv² r के बराबर होगी। सिंस आपने m को नहीं बदला, कैपिटल M को, तो टेंशन नहीं बदलेगा, टेंशन नहीं बदलेगा तो ये नंबर भी नहीं बदलना चाहिए। सिंस ये नंबर नहीं बदलना चाहिए, फिर आप क्या करते हो, वेलोसिटी को बदल करके 3v0 कर रहे हो, वेलोसिटी को 3 टाइम कर रहे हो, तो वेलोसिटी में जो चेंज आया है उस चेंज को ये रेडियस एडजस्ट करके बदल कंज्यूम कर लेगी, सो दैट कि ये नंबर पूरा कांस्टेंट रह जाए। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट है, तो v² इज प्रोपोर्शनल टू r, और अगर हम वेलोसिटी इसको डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, तो रेडियस हमारी 9 टाइम्स हो जाएगी। रेडियस 9 टाइम्स हो जाएगी, जिससे कि ऊपर 9 होगा नीचे 9 होगा, तो डिवीजन में चेंज नहीं आएगा। या फिर आप ऐसा लिख लो कि v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1/r2। v2 3 टाइम्स हो गया तो यहाँ से r2 r1 का रिलेशन आ जाएगा। सो रेडियस मस्ट बी 9 टाइम्स, तो पहला ऑप्शन नहीं आ सकता है, लास्ट ऑप्शन नहीं आ सकता है। B और C में लगाने के लिए फिर दूसरा एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r। अब देखो इसको कांस्टेंट बोला गया है, m कांस्टेंट है, इसका मतलब v²/r भी कांस्टेंट रहता है, तो ये नहीं बदलेगा। इसका मतलब जो पहले एक्सेलरेशन था वही रहेगा, तो पहले अगर a0 था तो बाद में भी a0 रहेगा, तो बी ऑप्शन सूटेबल लग रहा है, मार्क कर दोगे। सर वो कैसे समझा, मतलब वो सेंट्रीपिटल बोला था या टेंजेंशियल बोला था? क्योंकि ये वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है, 3 टाइम कर दी गई है, इसका मतलब बाद में चेंज आपने सडन चेंज किया है, उसके बाद पहले v0 थी कांस्टेंट स्पीड, बाद में कांस्टेंट स्पीड 3v0 होगी, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहले भी कर रहा था बाद में भी कर रहा है, बीच में आपने बस चेंज लाया है, तो स्पीड इज नॉट चेंजिंग कंटिन्यूअसली, हेंस UCM, हेंस ओनली सेंटीपिटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल चेकिंग के लिए। हम लोग ने वैसा पढ़ा था कि अगर ये रिवर है उसको आप क्रॉस करना चाहते हो तो आपको इस डायरेक्शन में चलना होता है, थीटा की वैल्यू 0 रखनी होती है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या इसके बॉर्डर से थी, रिवर के साइड से थी, या फिर रिवर की वेलोसिटी के डायरेक्शन में मेजर की जाती है। तो वही आपसे पूछना था कि अगर बैंक हमारा, अगर रिवर बैंक किसी एंगल पर है और रिवर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो कौन सी डायरेक्शन में अपने को मूव करना होगा इन ऑर्डर टू गेट मिनिमम टाइम?
तो क्या हम बैंक के परपेंडिकुलर चलते हैं या फिर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर चलते हैं? रिवर फ्लो के। हाँ, तो आपको पता है कि जो हमारी वेलोसिटी आनी चाहिए वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। बैंक हमारा कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा बेड़ा। सो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर चलते हैं, तो जो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है वही आपका आंसर हो जाएगा। सो ये आपके 26 के बारे में हो गया। एनीवे 26 से लेकर के 30 के बीच में 30th। आई होप आपको याद होगा ये सारी चीजें, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाता है एंड ऑल दैट। इसके पहले तो सिंपल ही रहा होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे। ना क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा बोलता है कि ये एक शिप है और समथिंग लाइक दैट, और ये इस पर है, फ्लोट कर रहा है, स्ट्रिंग से टाई किया था, टेंशन हॉरिजॉन्टल लग रहा था। सिंस ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर एक फोर्स लग रहा होगा वाटर की वजह से, और वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये एफ की जो वैल्यू होगी फोर्स की, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो के वी नॉट जैसा उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। सो टी नॉट की जो वैल्यू है वो के वी नॉट के बराबर है। एज्यूम द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी टू द वाटर। जब स्ट्रिंग को कट कर दोगे तो ये चलना स्टार्ट करेगा। किसी भी टाइम पे लेट से शिप के पास जो वेलोसिटी है वो शिप के पास वेलोसिटी वी आ जाती है, और वाटर हमारा इधर चल रहा है वी नॉट से। तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फोर्स ही उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा ये, और इसी फोर्स की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आएगा। ये फोर्स हो गया। फोर्स इज गोइंग टू बी के टाइम रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वी नॉट माइनस वी। अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी का फोर्स लग रहा है तो हम जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग dv by dt लिख सकते हैं, बस इसको हैंडल कर लेंगे। यहाँ से अपने को पता चलेगा dt की वैल्यू आ जा रही है m by k dv डिवाइड by v नॉट माइनस v। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट इट। टाइम निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल टाइम 0 था और इनिशियल वेलोसिटी v इज द वेलोसिटी ऑफ शिप, क्योंकि 0 थी। निकालना है जब शिप की वेलोसिटी कितना हो जाएगा v नॉट बाई 2, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी हमारा v नॉट बाई 2 हो गया। बस इसको इंटीग्रेट कर दो तो t की वैल्यू आएगी m by k, और ये बनेगा ln v नॉट माइनस v विद लिमिट्स 0 v नॉट बाई 2। जब आप इसको लिमिट्स को लगाएंगे सो ये बन जाएगा ln, जब v नॉट बाई 2 रखोगे तो ये v नॉट बाई 2 बनेगा, माइनस ln v नॉट आ जाएगा। एंड देन यू नो कि क्या करना है, ये डिवाइड होगा, ln हाफ आ जाएगा विद अ माइनस साइन और समथिंग। सो ये सर m उसमें by टी नॉट कहाँ पे यूज करना वो नहीं समझा मतलब। हाँ, अभी टी नॉट आपको समझेगा ना। ये अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे, टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो ln 2 बन जाएगा जाके। अच्छा, और अब ये अननोन है, हम यहाँ से बात कर लेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी टी नॉट बाई वी नॉट। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देंगे, क्योंकि ये k इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको एब्जॉर्ब भी कराना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करा देंगे। तो ये इंटीग्रेट करके निकलेगा, थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो इसको समझने के बाद। इसके बाद 31 to 35 के बीच में ट्राई किया आप लोगों ने? अगर ट्राई किए हो तो आप पूछ लीजिए, ट्राई नहीं किए होंगे तो फिर आपको ट्राई कर लेना चाहिए। थर्टी 31 to 35 if you have tried and you are not able to. सर 32। 32. Okay. So 32 के बारे में बताते हैं। 31 के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं कि ये सेम स्ट्रिंग इसलिए टेंशन सेम रहेगा, और आप इसका mg लगा लो,
बस इनके यहाँ से कंपोनेंट लेकर सेंटीमीटर या फोर्सेस को बैलेंस कर लो, अपना काम हो जाएगा। इस केस में अपने को ये बताना है कि आप जब इसको मूव कराओगे ना तो कभी ना कभी ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। ये चल कैसा रहा है ये बताता मैं। ये जो पॉइंट ए है वो एक सर्कल पे चलेगा और प्लैंक कुछ ऐसा रहेगा हर बार, उसके ऊपर ब्लॉक रहेगा और ये जो ब्लॉक है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सूडो फोर्स की वजह से वो स्लाइड कर सकता है। स्लाइड तभी करेगा जब उस पर उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ज्यादा उस पर फोर्स लगने लगेगा। तो हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं बी का, और उस पर फोर्सेस को दिखा सकते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो बी पर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे, एक तो इसका mg लगेगा, एक नॉर्मल रेशन ऊपर की तरफ लगेगा प्लैंक से, दूसरा उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने किस लोकेशन पे लिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगे तो रेडियली ऐसा लगेगा, यहाँ पर लोगे तो रेडियली ऐसा लगेगा। अलग अलग लोकेशन में वो रेडियली आउटवर्ड लगता है। तो हम लोग को एक जनरल लोकेशन ले लेंगे, कोई भी जनरल, लेट से वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और लेट से कि ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम हम अल्फा या बीटा या थीटा कुछ मान लेते हैं। तो वहाँ पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी बोला तो हॉरिजॉन्टल पे ही लेके डायरेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब जनरल नहीं करना बस। जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल पे हो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ये ऐसा भी हो सकता है किसी और लोकेशन पे जाकर के वो स्लाइड करें, क्योंकि अपने को मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम मतलब जहां भी पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल पकड़ा दैट मींस अल्फा को 0 लिया, सो वो कई चीजों को कंप्रोमाइज कर जाएगा। और क्यों कंप्रोमाइज कर जाएगा वो मैं आपको बताता कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका प्लैंक यहाँ पर हो तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा और mg आपका इधर लगेगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर सकता है, ये नॉर्मल रिएक्शन को कम कर सकता है। अगर इसने नॉर्मल रिएक्शन को कम कर दिया तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट यहाँ पर फ्रिक्शन हमारा जो मैक्स चाहिए अपने को, उसकी वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमारा चेंज हो रहा है। तो जब कभी कोई फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा होता है तो हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालने के लिए कोई जनरल सिचुएशन को ही डील करना होता है, और फिर उसके बाद उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। देन यू फाइंड कि अगर हम इसको पकड़ते कि हमारा mva² है, ये नॉर्मल है, और डाउन साइड अपने को mg लग रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। फ्रिक्शन वैसे बॉटम पे लगेगा तो यहाँ पे दिखा देते हैं। अब इसका एक कंपोनेंट इधर कर लीजिए, mva²/r। ये अल्फा सिंपली एक एंगल है, cos अल्फा हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा साइन अल्फा वाला। स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी mva²/r cos अल्फा, और नॉर्मल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू आएगी mg - mva²/r sin अल्फा। नाउ फिर अपने को एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग कंडीशन में अगर आप लिखना चाहो तो लिमिटिंग कंडीशन में लिख सकते हो कि जस्ट स्लाइड करने के लिए μs नॉर्मल इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, जब ये मैक्स आ जाएगा। अब आप इसको मैक्स मान लीजिए, रख दीजिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा mva²/r cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू μs स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आप दोनों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको दिए, कौन से यूज करना है, स्टैटिक यूज करना है। ये आएगा mg - mva²/r sin अल्फा। अभी हमारा अल्फा भी अननोन है, अब यहाँ से va निकालेंगे अल्फा के टर्म में, फिर उसको मैक्सिमाइज और भी मैक्सिमाइज कर देंगे। तो यहाँ से जब आप निकालोगे mva²/r तो ये बनेगा cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू μs mg। ये डाउन साइड जाएगा। लिमिटिंग एक्सट्रीमम वैल्यू आपको चाहिए तो एक्सट्रीमम वैल्यू में इसकी भी एक्सट्रीमम वैल्यू आपको चूज करनी पड़ेगी। आप जानते हैं इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू √1 प्लस μ² होती है। तो va की जो मैक्स वैल्यू अपने को लगने वाली है वो आ जाएगी कुछ μs mg, mm कैंसिल हो गया बाय द वे, तो μs इंटू g इंटू r डिवाइड बाई √1 प्लस μs²। ये आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा जा करके
और ये आपको हॉरिजॉन्टल पे नहीं मिलेगा, किस थीटा पर मिलेगा या अल्फा पे मिलेगा, वहां से निकाल सकते हैं। मतलब आपने इससे ज्यादा बड़ा कर दिया वेलोसिटी तो फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा और स्लाइड करने लगेगा। उससे कम रखोगे तो फिर स्लाइड नहीं करेगा। अब आपको आर की वैल्यू कितना दिया गया 400 mm, म्यू एस कितना दिया गया 1/√3, उसको यूज करेंगे, G10 लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। कॉपी कर सकते हो। अगर आपने ट्राई नहीं किया तब भी आप एक बार कॉपी करके उसको आंसर निकालेंगे, चलेगा। After 32 से लेकर के 40 के बीच में अगर आपने कोई ट्राई किया हो, आप जानना चाहते हैं उसका सोल्यूशन। (34 and 35). ओके, तो 34 और 35 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 सर्कुलर मोशन का है। ये बोलता है एक बीड है रेस पे ऑन ए स्मूथ वर्टिकल फिक्स रिंग ऑफ रेडियस आर, बीड इज गिवन अ स्लाइड पोस्ट, इसको छोटा सा पोस्ट देते हो सो दैट स्लाइड डाउन at some instant bead is at an angular position theta with the vertical, then choose the options correct. So आपसे पूछ रहा है कि acceleration of the bead is vertical, acceleration is horizontal, तो अपने को accelerations पता करने हैं। बेसिकली क्या होगा, जब बीड यहाँ पर आएगी तो उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, उस वेलोसिटी की वजह से उसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अगर फोर्स के टर्म में बात करना चाहते हो तो इसका फोर्स इधर लग रहा होगा mg, ये एंगल थीटा बनेगा तो ये आएगा mg sin थीटा, और बाकी जो फोर्सेस होंगे वो रेडियल डायरेक्शन में लगेंगे। तो टेंजेंशियल फोर्स अगर आप देखोगे तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने को मिल जाएगा g sin थीटा, थीटा के टर्म में। अपने को अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए जो कि v²/r आएगा। नाउ v²/r कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। यहाँ से स्लाइड पुश दिया गया, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो हम बोलेंगे कि mg हाइट कितने हाइट से आया है। सो आप पाओगे कि ये जो हाइट होगी ये r cos थीटा बनेगी। r में से r cos थीटा कम कर देंगे, हम लोग बात कर चुके थे, 1 - cos थीटा बनता है हाफ mv²। बेसिकली अपने को पता है कि जो v²/r अगर यहाँ से निकालना चाहे r को डिवाइड कर दिया तो ये बनता है 2g 1 - cos थीटा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अपने पास आ जा रहा है v²/r विच इज 2g 1 - cos थीटा। तो ये दो एक्सेलरेशन है हमारे पास। अब आपसे पूछता है कि कब ये इसका रिजल्टेंट जो है वो वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम लोग पता कर लेंगे। सो किसी थीटा पर एक अपने को ऐसा कंपोनेंट दिख रहा है और एक ये कंपोनेंट दिख रहा है। कौन सा एंगल थीटा है, इसका अगर वर्टिकल से हम लोग नाम लेते हैं तो ये एंगल थीटा है, ये अपना AC है, ये अपना AT है। नाउ अगर हम cos थीटा को 1/3 लेते हैं, cos थीटा को 1/3 लेते हैं तो हमको AC भी पता चल जाएगा, AT भी पता चल जाएगा। उसका रिजल्टेंट फिर चेक करेंगे क्या रिजल्टेंट हमारा वर्टिकल आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर थीटा को π/2 लेकर के चेक कर सकते हैं, और फिर थीटा को ये तो अपने चेक कर लिया है, और पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 लेकर के चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप थीटा की वैल्यू चूज कर लोगे तो आपको AT और AC क्लियर पता चल जाएगा, और थीटा भी क्लियर पता चल जाएगा। फिर इसका कंपोनेंट करो दोनों के, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसका मतलब रिजल्टेंट इज वर्टिकल, और अगर वर्टिकल कैंसिल होता है हॉरिजॉन्टल आता है तो रिजल्टेंट उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा, करेक्ट वाला आपको मिल जाएगा। 35 थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं ट्राई किया तब भी आप एक बार सुन सकते हो। लेट्स से कि
यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, जो AC डिस्टेंस है वो फिक्स है, AC लेंथ इज फिक्स, BA लेंथ इज फिक्स, लेकिन BC जो है वो बदलेगा क्योंकि B स्लाइड करेगा इस पर। अगर आप B की वेलोसिटी के बारे में देखोगे तो B जो इसका पार्ट है AB रॉड का, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर टू द रॉड, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो सर्कल पे चलेगा, और ये जो डिस्टेंस है लेट्स कॉल इट टू बी r1 उसकी रेडियस हो जाएगी। इस ओमेगा को ओमेगा 1 नाम दे देते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है v1 की वैल्यू आएगी r1 ओमेगा। और जो CD रॉड है ये भी रोटेट कर रही है, लेट्स से ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रही है, और आपको यही ओमेगा 2 पता करना कि CD रॉड किस एंगुलर वेलोसिटी से चलती है। और जब CD रॉड रोटेट करेगी तो ये CD का जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, उसका नाम v2 होगा। v2 की वैल्यू r2 ओमेगा लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस r2 पकड़ लेंगे। आप पाओगे r1 फिक्स्ड है, जबकि r2 की वैल्यू बदलेगी। जब थीटा बदलेगा तो r2 की वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी। और जिस इंस्टेंट पर हमसे बात किया जा रहा है वो AC और CB बराबर है, इसका मतलब ये दोनों डायमेंशंस बराबर है, इसका मतलब ये भी एंगल कितना जा रहा है, 30 जा रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और ये बचा हुआ एंगल 60 हो जाएगा, तो ये बचा हुआ एंगल 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस लगा दी हैं। नाउ आप पाओगे कि जो B है वो CD पे स्लाइड करेगा, लेकिन CD के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के कंपोनेंट्स वेलोसिटीज के बराबर आने चाहिए। तो पॉइंट इज कि हम क्या करने वाले हैं कि v1 के एक कंपोनेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में और उसको v2 से बराबर कर देंगे। ये जो कंपोनेंट आएगा v1 cos 30, तो कंस्टेंट आएगा v2 मस्ट बी इक्वल टू v1 cos 30। एंड नाउ इट्स डन। v1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं r1 ओमेगा 1, v2 की वैल्यू लिख सकते हैं r2 ओमेगा 2। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। cos 30 होता है √3/2। ना अपने को ओमेगा 2 लगना है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी ओमेगा 1 जो कि गिवन है, √3/2 जो कि गिवन है, और साथ में आएगा r1/r2। अगर अपने को r1/r2 पता चल जाए तो काम हो जाएगा। r1/r2 हम लोग इस ट्राइंगल में साइन रूल लगा सकते हैं। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो 180 - 60 दैट मीन्स 120 हो जाएगा। साइन रूल कहता है कि साइड्स का रेशियो और एंगल्स के रेशियोज पे जाता है कुछ, तो r1 उसके अपोजिट का साइन एंगल साइन 120 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू r2 साइन 30 डिग्री। r2 के अपोजिट का एंगल कितना होगा, 30। साइन 120 इज 90 + 30 दैट इज cos 30। तो अगर इसकी वैल्यूज आप लिखना चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, इट्स गोइंग टू लाइक r1 upon cos 30 which is √3/2 और sin 30 which is 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा हाफ। तो r1 की वैल्यू आ जा रही है √3 टाइम्स r2। बेसिकली अपने को r1/r2 लगना है, तो r1/r2 √3 आ गया, ये √3 हो गया, √3 3 हो गया, तो 3/2 ओमेगा 1 आ गया। ओमेगा 1 की वैल्यू कितना दिया है, 1 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 3/2 दैट इज 1.5 रेडियन पर सेकेंड, और 3/2 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है उसको आप मार्क कर दोगे। अगर समझाने के बाद आपको आइडिया लग गया तो ये परफेक्ट है। सो ये 35th हो गया। इसके बाद के क्वेश्चन शायद आपने ट्राई नहीं किए होंगे तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, डाउट रहता तो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। हालांकि सिंपल है, ये भी उस जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था उस तरह का है, और ये तो बेसिक ही है। ये भी एक अच्छा सवाल है, अगर आपने किया है आपको डाउट है तो मैं बताता, नहीं है तो फिर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग के डाउट कवर करने के बाद रोटेशन के पॉइंट्स को स्टडी कर लेंगे। नहीं है सर डाउट। अगर डाउट नहीं है तो दैट्स गुड पॉइंट। सो नेक्स्ट क्लास में आपको जो शेड्यूल दिया गया उसके अकॉर्डिंग कोलिशन और रोटेशन वाला एस्पेक्ट, थ्योरी वाला एस्पेक्ट हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद उस पर भी एक शीट मिलेगी सिमिलर टाइप की, उसको भी ट्राई करेंगे, तो आपका मैकेनिक्स पूरा कवर हो जाएगा 1 और 2, साथ में आप रिवाइज कर रहे होगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ओके, एनी अदर कंसर्न और क्वेरी इफ एट ऑल?
otherwise we can wind up Sir. for the day. सर ऑनलाइन ही कंटिन्यू कर रहे तो मतलब हर हफ्ते एक डाउट सेशन ले सकते क्या ऑफलाइन में, जब भी आपको कन्वीनियंट रहेगा जब? डाउट सेशन में ओके, अभी हम लोग टेस्ट के बाद रख सकते हैं, जो आपका संडे को टेस्ट हो गया, मंडे को, संडे मंडे में एक दिन टेस्ट होगा तो एक दिन डाउट सेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। और बेटर वुड बी कि लेके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ाने के बाद करेंगे तो ये दिसंबर में खत्म होगा जाकर के, तो काफी टाइम हो जाएगा आपको। सो संडे को टेस्ट रहेगा, मंडे को डाउट सेशन लगा देंगे, चलेगा? यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर। बाकी लोगों को समझ में आया होगा होपफुली, और आप इसको मैं अपलोड कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ। आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, जैसा मैंने बताया है। आपसे कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं जरूर बताता। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।